हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम मेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं और आपसे सुझाव भी आमंत्रित रहते हैं कि किस प्रकार और सुधार इसमें किया जा सकता है। तो ये मॉडल आंसर हैं आपके और बहुत ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हें लिखने का प्रयास किया गया टू द पॉइंट। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो नीति निर्देशक तत्व हैं आपके, जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके डीपीएसपी हैं वो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय आधारित व्यवस्था स्थापित करने का मार्गदर्शन देते हैं। ये कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र के सामाजिक आयाम को सुदृढ़ करते हैं। अब बात करेंगे सामाजिक न्याय की स्थापना किस प्रकार कर रहे हैं ये। अनुच्छेद 38 और 39 में राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से मुक्त व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश है। अनुच्छेद जो आपका 39 का बी और सी सब क्लॉज है, उसमें संसाधनों के समान वितरण और धन के संकेंद्रण की रोक की बात करता है। उदाहरण क्या हो सकता है? भूमि सुधार कानून और केशवानंद भारती केस 1973 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल दिया गया है। अब बात करेंगे आर्थिक लोकतंत्र और आजीविका सुरक्षा, आर्टिकल नंबर 41 और 43 की बात करेंगे। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार आर्थिक क्षमता के अनुसार ये दिया जाएगा। ये आपके नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। उदाहरण के लिए मनरेगा और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। देखिए, आप हर पॉइंट के साथ अगर उदाहरण लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा और एग्जामिनर को ये अट्रैक्ट करेगा, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसमें एक हम केस का भी उदाहरण देंगे कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य व संतुलन को संविधान की मूल संरचना बताया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे आपको अंडरलाइन करिएगा पेपर में। अब बात करेंगे श्रमिकों के अधिकार और समान वेतन, आर्टिकल नंबर 39 का डी, 42 एंड 43A। समान कार्य के लिए समान वेतन, मानवीय कार्य दशाएं, श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी। उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं? समान वेतन अधिनियम और श्रम संहिताएं 2020 में जो आई थी आपके। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में समान वेतन को संवैधानिक लक्ष्य माना गया है। अब बात करेंगे हम शिक्षा और मानव विकास की, आर्टिकल नंबर 45 और 21A से संबंध। प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान और 86 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन द्वारा, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993 केस में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, ये आपको पता होगा। और ये अगर यदि हम मेंशन करेंगे तो बहुत ही आपका इफेक्टिव आंसर रहेगा। फिर लिखेंगे सामाजिक समानता व कमजोर वर्गों का संरक्षण, आर्टिकल नंबर 46। SC ST और कमजोर वर्गों की शैक्षणिक व आर्थिक हितों की उन्नति। उदाहरण क्या लिख सकते हैं? आरक्षण नीतियां और छात्रवृत्ति योजनाएं इसका उदाहरण होंगी। इंदिरा साहनी केस 1992 में सामाजिक न्याय को संविधान की मूल भावना बताया गया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। अब है ग्राम स्वशासन और सहभागी लोकतंत्र, आर्टिकल नंबर 40। पंचायतों की स्थापना 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, आपने पढ़ा होगा। और इससे जमीनी स्तर पर सामाजिक व आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। अब देखिए निष्कर्ष में हम बहुत ही कंसाइज लिखने का प्रयास हम कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र में रूपांतरित करने का संवैधानिक माध्यम है। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु न्यायिक व्याख्या और विधायी क्रियान्वयन से इनका प्रभाव बढ़ा है। समावेशी विकास, मानव पूंजी में निवेश और सामाजिक
सुरक्षा का सार्वभौमिकरण तथा संघ राज्य समन्वय द्वारा डीपीएसपी के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है, ताकि संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वास्तविक बन सके। तो आपने देखा, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास किया है। नीति निर्देशक तत्व के जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में किस प्रकार सहायक हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा और आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार हम विभिन्न केसों के उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और अपने उत्तर को बहुत ही मजबूत दिशा प्रदान कर सकते हैं। मिलेंगे कल और अच्छे आंसर के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। थैंक यू।